तो बच्चों, वेलकम टू क्रिस्टल और लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सुपर डुपर इकोनॉमिक्स क्लास। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। Okay, so let's start. What is types of price elasticity? Do you know price elasticity के types पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी होता क्या है, कि जितना डिमांड में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So today we will discuss about how many types of price elasticity of demand. Okay. So price elasticity of demand can be categorized according to the number calculated by dividing percentage change in quantity demand by the percentage change in price. Again वही चीज़ कि जितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, सो वी विल गेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. These categories include the following. First of all, types of price elasticity of demand. तो कितने types के price elasticity होते हैं देखते हैं. If the percentage change in quantity demand divided by the percentage change in price equals, it is known as price elasticity of demand, विच मीन्स इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड. देखिए, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अगर इक्वल हो जाता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, ठीक है, मतलब कि जितना आपके क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ है उतना ही आपके प्राइस में भी चेंज हुआ है. बोथ आर इक्वल. आर यू गेटिंग? जितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ है उतना ही प्राइस में चेंज हुआ है, तो हम उसको कहते हैं कि perfectly elastic. So infinitely elastic changes in the price result in demand declining to 0 greater than 1. Elasticity changes in price yield to significant change in demand 1. Unitary changes in the price yield equivalent चेंजेस इन द डिमांड लेस देन 1 इन इलास्टिक चेंजेस. तो ये हमने कहा कि अगर 1 के इक्वल है तो हम कहेंगे कि इफ़ द इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 देन इट इज़ यूनिटरी इलास्टिक. इफ़ द इलास्टिसिटी इज़ व्हाट ग्रेटर देन 1 तो हम बोलेंगे क्या, इलास्टिक डिमांड. इफ़ द इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 तो लेस इलास्टिसिटी. ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो हम एज कंपेरिजन टू प्राइस इसको डिटरमाइन करते हैं. ओके, सो प्राइस यील्ड एंड इनसिग्निफिकेंट चेंज इन डिमांड 0. अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में इनसिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं तो हम उसको कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. यील्ड नो चेंज इन डिमांड, इट मीन्स कि डिमांड में कोई खास चेंज नहीं हुआ है. फाइन, मूविंग अहेड. अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं. देखिए, the rule of thumb, if the quantity of the product demanded or purchased changes more than price change. अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड की क्वांटिटी या फिर हमने जितना उसके प्राइस में चेंज हुआ है उससे ज़्यादा परचेज कर लिया है, ठीक है, तो प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे इलास्टिक. यानी कि देखिए, प्राइस में तो कम चेंज हुआ पर डिमांड में बहुत इफेक्ट आया, डिमांड इंक्रीज हो गई, तो वी कैन से व्हाट, the demand is perfectly elastic. Okay, so for example the price goes up 5%. अगर प्राइस में 5% से इंक्रीमेंट हुआ है बट द डिमांड फॉल्स बाय 10%, पर डिमांड देखा जाए तो 10% कम हो गई है. सो इफ द चेंज इन क्वांटिटी परचेज्ड इज सेम एज द प्राइस चेंजेस, यानी कि 10% डिवाइड बाय 10 करेंगे, अगर 1 हो जाता है तो द प्रोडक्ट इज सेड टू हैव अ यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी. तो हम बोलेंगे कि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, यूनिट है, यानी इक्वल्स टू 1. अच्छा, अब इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मैं किस बारे में आपको बता रही हूँ. सबसे पहले हम फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं जिसमें कि है
ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो देखिए, ये हमारा प्राइस है, दिस इज क्वांटिटी, ठीक है, ये सभी को पता है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये देखा यहाँ पे कि जब हमारा ईडी मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पहले तो वी विल से इट ग्रेटर इलास्टिक डिमांड। ओके, अच्छा, अब मेरा डिमांड तो बहुत ग्रेटर इलास्टिक है, इससे मुझे पता क्या चलता है इस डायग्राम से? तो सबसे पहले मुझे ये पता चला कि पहले जो मेरा प्राइस था, दैट मीन्स आई कैन से कि टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने कमोडिटी पे किया है वो इंक्रीज हो गया है जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, यानी उसकी प्राइस कम हुई। देखिए, प्राइस पी से P1 हुआ, ओके, प्राइस कम हुआ तो उसने बोला कि एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया है, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। प्राइस जब रिड्यूस हुआ सो क्वांटिटी गेट इंक्रीज्ड। जब क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपने कमोडिटी पे कम कर दिया है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इसका ही रिवर्स अगर हम देखते हैं तो ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो ओपी है, ठीक है, ओपी, दिस वन, ओ एंड पी, ये क्या बता रहा है? प्राइस, ठीक है। ओपी जब है तो उस समय हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी है? ओ एंड बी, यानी कि ओपी लेवल पे हमारी डिमांड ओबी है। पर जैसे ही हमने देखा आगे कि हमारा जो एक्सपेंडिचर हम कहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, वो हो गया क्या? ओबी इंटू ओपी, डन। अब अगर प्राइस मेरा फॉल हो जाता है, अगर मेरा प्राइस ओपी से OP1 हो जाता है, नाउ सी हियर, अब आप देखेंगे कि प्राइस जो है इट गेट रिड्यूस्ड। प्राइस जो है वो ओपी से, ओपी था पहले, अब OP1 हो गया है, ठीक है। इससे क्या चेंज हुआ? OP1 हुआ तो डिमांड मेरा क्या हो गया? OC हो गया। इतने से इंक्रीज आया डिमांड में, राइट। तो इससे जो मुझे कंक्लूजन मिलता है वो क्या मिलता है कि जो एरिया है, अब देन आई विल टॉक अबाउट एरिया। अब मैं एरिया की बात करती हूँ। सी, ये जो मेरा एरिया है ना, OCRP1, लिसन, OCRP1, दिस वन, ये जो एरिया है मेरा, ये जो मैंने शेड किया है, ये एरिया मेरा ग्रेटर है। कौन से एरिया से? दिस एरिया इज ग्रेटर देन, कौन सा एरिया? OBTP, OBT एंड P। इससे ये वाला जो एरिया है जो मैंने आपको शेड करके दिखाया, दिस एरिया इज ग्रेटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने आपको क्या समझाया इससे? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिमांड है वो ग्रेटर देन यूनिटी है, ग्रेटर देन 1 है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए लिखा है ED इज ग्रेटर देन 1। नाउ मूविंग अहेड, इस वाले एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब इसमें आप देख पाएंगे ठीक से कि यहाँ पे हमारा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, यानी कि अब यहाँ पे मेरा 1 से कम है, यानी कि डिमांड में उतना चेंज नहीं हुआ है जितना प्राइस में चेंज हुआ है। अब इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले ऐसे समझते हैं, देखिए कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपने कमोडिटी पे किया है, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा जब उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेज व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी ऑल्सो डिक्रीजेज व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज। यहाँ पे केस रिवर्स है। तो अगर मैं इसका आपको इसकी ब्रीफिंग दूँ, सबसे पहले देखिए हमारा जो OP है, OP, ठीक है, OP प्राइस है और OP प्राइस पे मेरा QB क्वांटिटी डिमांड है। अब क्योंकि मैंने टोटल एक्सपेंडिचर किया, तो अगर मैं कहूँ OB इंटू में OP, ओके, तो टोटल जो एरिया मेरे पास निकल कर आता है वो कौन सा एरिया होता है?
टोटल एरिया मेरे पास जो निकल कर आएगा OBTP, OBTP, ये टोटल एरिया मेरे पास आएगा। ओके, जब मैंने OB और OP को मल्टीप्लाई कराया तो दिस एरिया आई विल गेट। ठीक है, एरिया पता चल गया हमें। पर जब हमारा प्राइस हो गया रिड्यूस, अब इसको समझना है बहुत ध्यान से। अब प्राइस आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब OP से P1O हो चुका है, या फिर ऐसे कह लीजिए OP1 हो चुका है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा यहाँ पर, OC, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड। तो टोटल एक्सपेंडिचर को अब मैं कहूँगी OC इंटू में OP1, दिस इज माई टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे कितना एरिया कवर होता है, सी OCRP1, कैसे OCRP1, ओनली दिस पार्ट एरिया कवर होगा, सिर्फ इतना ही एरिया कवर हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे कंक्लूजन में क्या पता चला बच्चों, आई विल गेट द कंक्लूजन दैट जो एरिया हमारा OCRP1 है वो एरिया कम है, इट इज़ लेस देन OBTP। आर यू गेटिंग, मैंने क्या बताया, समझ आया? दोबारा लिख देती हूँ। दोनों का जो हमें कंक्लूजन मिला है वो ये है कि देखिए यहाँ पर जो मेरा एरिया है OCRP1 इज़ लेस देन OBTP, और ऑन द अदर हैंड जो इस वाले का कंक्लूजन है दैट इज़ OCRP1 is greater than OBTP। अब मुझे लगता है कि ये दोनों ही डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसी वजह से हम बोलेंगे यहाँ पे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 है। ओके, सो मूविंग अहेड, फाइनली अब उसको समझाने के बाद अब आई जस्ट रीड ओनली दोज लाइन्स जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपको भी वही पढ़ना है। सो फाइनली क्वांटिटी परचेज चेंजेस लेस देन प्राइस, प्राइस से कम चेंज होगा। से 5% डिमांड में चेंज हुआ है फॉर 10% चेंज इन प्राइस, तो हम इसको कहेंगे इनइलास्टिक है। ठीक है, टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्राइसेस एप्पल्स के 6% से फॉल हो जाते हैं। पहले थे 1.99, अब 6% से फॉल हो गए to 1.87 a bushel in response to grocery shoppers increase their apple purchases 20%. Elasticity of apple is 0.20 divided by 0.06, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा that is 3.33। The demand for apples is quite elastic। अब मुझे लगता है एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार हम इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड की भी बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा था कि ग्रेटर देन 1 है तो 1 से ज़्यादा है अगर इलास्टिसिटी तो ग्रेटर यूनिटरी इलास्टिक है, लेस देन है तो लेस यूनिटरी इलास्टिक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो पहला केस है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। डिमांड कब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा? अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि ये वो सिचुएशन है जब प्राइस में चेंज होता है बट क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्राइस लाइन जो है, प्राइस लाइन में चेंजेस क्या है और क्वांटिटी में, क्वांटिटी जो यूनिट्स हैं यू कैन सी वो एकदम स्ट्रेट लाइन गई है। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, इट रिमेन कांस्टेंट, बट प्राइसेस आप देखेंगे इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने वही बताया कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड वो सिचुएशन है व्हेन द चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, या फिर कह सकते हैं सब्सटेंशियल चेंज इन प्राइस डज नॉट इम्पैक्ट द क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में सब्सटेंशियली चेंज होता है बट क्वांटिटी डिमांड रिमेन अनइफेक्टेड। ओके, सो अब अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इससे हमें पता ये चलता है कि देखिए जब हमारा प्राइस जो है वो 2 रुपीज़ है, प्राइस कितना है 2 रुपीज़,
तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, ओके। फिर जब प्राइस 4 हुआ, ठीक है, प्राइस 4 हुआ तब भी उसकी डिमांड 4 ही यूनिट्स की थी, और जब प्राइस 6 हुआ तब भी उसने 4 ही यूनिट्स डिमांड किया। तो आपने यहाँ ऑब्जर्व क्या किया, व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, कि प्राइस रिमेन चेंजेस, प्राइस में चेंज हुआ बट डिमांड रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ओके। व्हाट वी से perfectly in elastic demand, it means elasticity of demand is equals to 0, क्योंकि elasticity में कोई change हुआ ही नहीं। दूसरा ऑब्जर्व करते हैं, फिर आता है perfectly elastic demand। ये inelastic था, अब elastic की बात करते हैं। perfectly inelastic demand refers to a situation when demand is infinite at the prevailing price। अब यहाँ पे उल्टा होगा, ऑपोजिट। इनइलास्टिक का ऑपोजिट है इलास्टिक, जैसे कि वहाँ पे डिमांड कांस्टेंट था, प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होता, प्राइस चेंज हो रहा था। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होगा, डिमांड चेंज होगा, और इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि डिमांड यहाँ पे इनफाइनाइट चेंज हो सकता है, डिमांड चेंज इन डिमांड हैज़ नो लिमिट, ओके। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पे स्लाइटेस्ट राइज होता है प्राइस में टू ज़ीरो डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ओके। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन निकल के आती है वो ये है कि इफ़ आई से, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा प्राइस 2 है, 4 है, ठीक है। प्राइस हर लेवल ऑफ क्वांटिटी डिमांड पे 4 ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। पर जब हम क्वांटिटी डिमांड की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा डिमांड कंज्यूमर ने 10 किया था, फिर उसके बाद कंज्यूमर ने 20 यूनिट्स की डिमांड की, फिर 30 यूनिट्स की डिमांड की। तो मुझे यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन मिली कि जब मेरा प्राइस सेम है, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड में इम्पैक्ट आ रहा है, डिमांड गेट चेंजेस, ओके। सो अगेन जब प्राइस जो था स्लाइटली इंक्रीज हुआ 4 पे, डिमांड फॉल हो गया 0 पे, ठीक है। फिर प्रिवेलिंग ही प्राइस पे, प्रिवेलिंग प्राइस मीन्स 4 ही है प्राइस, क्वांटिटी डिमांड कितना था 10, देन 20, देन 30 ऑफ एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी। सो इस सिचुएशन में व्हाट वी से दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे किसी भी पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी रहने वाली है डिमांड की वो कैसी रहेगी, ई डी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे जो ई डी है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट इज़ इक्वल्स टू 0, इट मीन्स डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक, ओके। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज in quantity demand, product percentage change in price, economist employed to understand how supply and demand changes with the product price changes, okay। So what is inelastic, ये भी मैंने explain कर दिया अभी। inelastic क्या होता है, it is the price change for a product cause a substantial change in either its supply or its demand considered as elastic, not inelastic, sorry, elastic। So elastic में ये होता है कि price के प्राइस में क्या होता है, इलास्टिक ऑफ डिमांड में अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ही स्लाइट चेंजेस होंगे तो डिमांड में, प्राइस सेम कांस्टेंट होगा तो डिमांड में बहुत चेंज हो जाएगा, वो परफेक्टली वाला पॉइंट होता है, ओके। सो जनरली इसका मतलब ये कि देयर आर एक्सेप्टेबल सब्सटीट्यूट हैं प्रोडक्ट्स के, फॉर एग्जांपल कुकीज़, लग्जरी, ऑटोमोबाइल्स और कॉफ़ी। तभी तो हमारी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। आगे प्रोडक्ट इनइलास्टिक मतलब क्या होता है, सो इफ़ अ प्राइस चेंज फॉर अ प्रोडक्ट डजेंट लीड टू मच, प्राइस में चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है बट चेंज इन इट्स सप्लाई और डिमांड, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इनइलास्टिक। जनरली इट मीन्स दैट अ प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ नेसेसिटी और लग्जरी आइटम और एडिक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि इनइलास्टिक यहाँ पे प्रोडक्ट कब होगा, प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, जब प्राइस में चेंज बहुत ज़्यादा नहीं है बट उसकी डिमांड और सप्लाई में चेंज है, ठीक है, तो वो इनइलास्टिक है। जनरली ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि नेसेसिटी और लग्जरी आइटम में कंसीडर किए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं जो एडिक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, फॉर एग्जांपल गैसोलीन, मिल्क, आईफोन्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसका यूज़ ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं, ओके।
और इलास्टिक में क्या हमने देखा, इलास्टिक में ऐसा होता है कि इनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं. सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे प्राइस चेंज होता है किसी प्रोडक्ट का तो वो सब्सटेंशियल चेंज कर देता है सप्लाई और डिमांड में, बट इन इलास्टिक में देयर इज नॉट अ सब्सटेंशियल चेंज. ठीक. अच्छा, अब आगे देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. सो नोइंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स अलाउ समवन सेलिंग दैट गुड टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन. हम इसको इसलिए पढ़ते हैं इलास्टिसिटी को जिससे कि हमें पता चले कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को हमें सेल करना है तो उसके रिगार्डिंग जो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, कि किसी भी प्रोड्यूसर्स को एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्रिएट करना है. एंड दिस मेट्रिक प्रोवाइड सेलर विद इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर प्राइसिंग सेंसिटिविटी. और यही एक मेट्रिक सेलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे कंज्यूमर बहुत ही प्राइस सेंसिटिव होता है. प्राइस में चेंजेस होने से प्रोड्यूसर के गुड्स पे, इट मीन्स उसके गुड्स की डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो की फॉर द मेकर ऑफ द गुड टू डिटरमाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स. वही चीज़ लिखा हुआ है कि उन्हें अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स को कैसे बनाना चाहिए. इससे हमें ये भी पता चलता है एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सेस हाउ टू इम्प्रूव टैक्सेस ऑन गुड्स. और फिर गवर्नमेंट को भी इससे बेनिफिट ये होता है कि कैसे हमें किन गुड्स पे कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो इनिशिएट करना है. ओके, अब आता है व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो the price elasticity of demand is the calculation of degree of change with commodities demand with respect to price change of that commodity. Price elasticity of demand, in other words, is the rate of change in quantity demand requested in response to price change. It is sometimes denoted by EP. Price elasticity को कभी कभी EP से denote करते हैं. To understand the meaning of price elasticity, इम्पॉर्टेंट टू लर्न द मेथड्स. प्राइस इलास्टिसिटी को समझने के लिए आपको कुछ मेथड्स को ध्यान में रखना है. वी विल स्टडी द रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टाइप्स, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी फार्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सबसे पहले मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी. बेसिकली देयर आर 4 वेज बाय विच वी कैन कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो टोटल कितने हैं, वैसे तो 4 वेज है. अच्छा, उससे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक डेरिवेशन फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको, तो उससे समझने में इजी होगा. सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे प्रपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय प्रपोर्शन चेंज इन प्राइस. हम तब से यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस. ओके, सो अगर मैंने कहा कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है तो आप इसको कैसे बताएंगे, हाउ विल यू से कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे. तो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड. भाई आपका पहले डिमांड कुछ था, अब कुछ है, तो उसी को तो हम चेंज बोल रहे हैं. सिमिलरली चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस. पहले प्राइस कुछ था, लेट सपोज पहले प्राइस था 5, अब प्राइस बढ़ गया है, इट मीन्स अब 10 हो गया है, तो चेंज कितने का आया, 5 का आया. ठीक है, तो हमने इसको, दिस इज़ अ फॉर्म, दिस इज़ अ वे दैट वी राइट, हम उस एक एज अ डेरिवेशन फॉर्म एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट होगा जिसको कि हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं. सो अगेन देखिए, अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को वी विल राइट Q1 माइनस Q1 इज़ माई न्यू क्वांटिटी डिमांड जो अभी है, और Q मेरा जो प्रीवियस वाला था. डिवाइड कर देंगे इसको Q से, ठीक है, प्रीवियस से, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं. तो जैसे हमने इंडेक्सेस नंबर में, इफ़ आपने अगर स्टैट्स में पढ़ा हो तो हम कहते हैं कि जो करंट ईयर का जो भी इंडेक्स है उसको माइनस करेंगे, उसमें माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर का डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर. तो वही चीज़ कर रहे हैं. अगेन प्राइस, जो न्यू प्राइस है, माइनस करेंगे प्रीवियस वाला प्राइस जो था, डिवाइड करेंगे P से, जस्ट फॉर मेकिंग कंपैरिजन. ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा दैट इज़ Q1 माइनस Q, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q, P1 माइनस P डिवाइड बाय P. तो P1 माइनस P इज चेंज इन P, ये P में चेंज हुआ है वो पोर्शन है, और डिवाइड बाय P, दोनों सेम. उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, चेंज इन Q डिवाइड बाय Q, फिर ये
डिवाइड बाय चेंज इन पी इंटू पी, कुछ नहीं करना है, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय क्यू इंटू में ये ऊपर जाएगा पी तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा डिवाइडेड बाय चेंज इन पी, तो मेरे पास जो निकल के आएगा आंसर दैट इज ई डी इक्वल्स टू पी बाई क्यू इंटू चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी। और इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, सबसे पहले ईडी जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी है वो बता रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है डिमांड का। उसके बाद यहाँ पे क्यू जो है वो इनिशियल डिमांड है जो पहले था, पी है इनिशियल प्राइस, चेंज इन क्यू है चेंज इन डिमांड, ठीक है। Q1 है मेरा नया डिमांड, P1 है न्यू प्राइस, चेंज इन P है चेंज इन प्राइस, यानी चेंज इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जो ट्रायंगल सा बना हुआ है इसको हम न्यूमेरिकली डेल्टा कह के एक्सप्रेस करते हैं। सो इट इज़ डेल्टा P डेल्टा Q, डेल्टा P इज चेंज इन प्राइस, डेल्टा Q इज चेंज इन डिमांड। सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, और ये फॉर्मूला इसमें इम्पॉर्टेंट है दिस वन, और यही आपको लर्न करना है। और इसका जो यूज़ है दैट इज़ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। नाउ परसेंटेज टोटल आउटले मेथड, परसेंटेज टोटल आउटले मेथड कहता है, इसको हम बोलते हैं आर्क मेथड परसेंटेज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द परसेंटेज मेथड इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डिमांड प्राइस इलास्टिसिटीज, वेयर द प्राइस इलास्टिसिटी is calculated in terms of rate of percentage change in quantity requested to percentage change in price. Okay, price elasticity of demand can accordingly to this approach भी मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू न्यू क्वांटिटी Q2 माइनस इनिशियल क्वांटिटी Q1, वही चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू न्यू क्वांटिटी Q2 माइनस इनिशियल क्वांटिटी, सो इनिशियल क्वांटिटी को हम कहेंगे Q1 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सब कुछ एकदम सेम है जो अभी हम प्रीवियसली डिस्कस कर आए हैं। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब इसको आप देखिए एक बार, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ को एक बार रीड कर लेते हैं। सो व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी 10 पर यूनिट था, मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी 50 यूनिट्स था। ओके, प्राइस 10 था, मार्केट डिमांड 50 था। सो व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 8 हो गया, 10 से ड्रॉप हो गया, इट मीन्स फॉल हो गया, 8 हो गया प्राइस, डिमांड 60 यूनिट्स हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी इवेल्युएटेड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पूरे डिमांड में बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये बहुत यूज़ होने वाला है। सो इस फॉर्मूले को आपको बहुत ही अच्छे से रिटेन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद demand price elasticity is often negative number since the quantity is requested and the product share price are inversely related. This implies that higher the price, the lower demand, price higher, price goes higher, demand gets lower, and the lower the price, the greater the product demand. Again vice versa है कि prices will be lower, demand will be greater. Okay, अगेन आता है ज्योमेट्रिक मेथड। सो दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, और उसके बाद हमारा इलास्टिसिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी भी एक मेथड है जो कहता है कि प्रोफेसर मार्शल ने यहाँ पे कहा, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री मेथड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राफिक मेथड। हम इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड को हम एक और नाम से बोलते हैं और वो है ग्राफिक मेथड। ओके, सो पॉइंट मेथड और आर्क मेथड, इसको हम ये भी बोलते हैं पॉइंट मेथड एंड आर्क मेथड। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमोडिटी इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। इस केस में क्या होता है, हम कमोडिटी को मेजर करते हैं किसी एक पॉइंट पे डिमांड कर्व में, और इसको हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, आर्क मेथड भी। जैसे कि मैंने बताया, ये याद होना चाहिए आपको, ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड, ये डिफरेंट नेम्स हैं। ओके, सो द ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ द determining price elasticity of demand is used when there are infinitely small changes in the demand and the price of a commodity. इस मेथड का यूज़ कब किया जाता है, जब बहुत ही
कम चेंज है, इट्स लाइक अ मिनिमल चेंज। किस में हुआ है? डिमांड में हुआ है and price of commodity. It means elasticity of demand for such commodity is different at different point on the same straight line demand curve. यानी कि एक straight line demand curve में different points पे जो है different elasticity होगी commodity की, ठीक है। फॉर्मूला जो है हम एक्सप्रेस करते हैं ED of the commodity under geometric method is, अच्छा इस डायग्राम को पहले देख के समझते हैं। सी फॉर्मूला आपका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के लिए लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। बट उससे पहले इस फॉर्मूले को आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए यहाँ पर आपका दिस इज प्राइस, दिस वन इज क्वांटिटी। अब मैंने इसको देख के एक चीज़ ऑब्जर्वेशन की कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक मेथड का यूज़ हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, इसको हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। जो mn है मेरा, mn ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, डिमांड कर्व पे। p जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, p इज अ स्पेसिफिक पॉइंट डिमांड कर्व पे, एंड p डिवाइड कर रहा है डिमांड कर्व को दो सेगमेंट्स में, टू इक्वल सेगमेंट्स में, हेयर एंड हेयर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो लोअर सेगमेंट है हमारा, लोअर सेगमेंट मीन्स PN, दिस वन PN जो मेरा सेगमेंट है, और एक सेगमेंट है अपर सेगमेंट दैट इज PM या फिर MP बोल सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट P इज एस्टिमेटेड, तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट P पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो पता चलेगा रेशियो बिटवीन लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट। तो हम इलास्टिसिटी जब डिटरमाइन करेंगे तो वी विल से दैट ED elasticity of demand is equals to PN means lower segment divided by upper segment that is PM. okay, तो MN is a straight line, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। MN एक स्ट्रेट लाइन है, P एक स्पेसिफिक पॉइंट है। इस केस में ज्योमेट्रिक मेथड में डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होने वाला है, ठीक है। उसके बाद P जो पॉइंट है वो डिमांड का जो स्ट्रेट लाइन है, यू कैन से डिमांड कर्व को टू इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट P पॉइंट, ठीक है, पॉइंट P है, इज इक्वल्स टू PN डिवाइडेड बाय PM, यानी कि लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि लेट मी टेल यू, इस ग्राफ को अच्छे से देख लिए। यहाँ पर प्राइस है, डिमांड है, और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं फॉर से M, ठीक है। ये पॉइंट आपका मैंने ले लिया A, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज B, एंड इसको मैंने नेम दे दिया N। अब जो पॉइंट मेरा M है उस पे जो मेरा ED है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, ठीक है। फिर हम उससे नीचे आए A पॉइंट पे मैंने देखा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है। ओके, फिर हम P पॉइंट पे आए जो कि डिवाइड कर रहा है अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट को, तो वहाँ पे इक्वल टू 1 है। P पॉइंट पे जो डिमांड होगी एट P पॉइंट माई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। फिर B पॉइंट पे आएंगे, B पॉइंट पे क्या होगा, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो होगा लेस देन 1। फिर उसके बाद N पॉइंट पे आएंगे, तो N पॉइंट पे जो मेरा ED है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0। और वहीं मैंने आपको ये भी बताया कि एट पॉइंट M पॉइंट पे होगा ये कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और A पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज़ इक्वल्स टू, इट इज़ ग्रेटर देन 1। ये मुझे ऑब्जर्वेशन मिलता है। अच्छा, उसके बाद P एक मिड पॉइंट है डिमांड कर्व पे,
जब ईडी 1 है यानी कि लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, ईडी इक्वल्स टू 1, इस पॉइंट पे जो लोअर सेगमेंट है इक्वल होगा अपर सेगमेंट के। जब ईडी ग्रेटर देन 1 है, ईडी इज ग्रेटर देन 1, किस पॉइंट पे, उसके जस्ट ऊपर वाला। इसमें हमने ये देखा कि लोअर सेगमेंट जो है, लोअर सेगमेंट ये ग्रेटर होगा अपर सेगमेंट से। अपर सेगमेंट सिर्फ इतना सा है, लोअर सेगमेंट कितना बड़ा है, ठीक है। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन ये मिली, लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट। तीसरी चीज़, जब ईडी मेरा जो है वो लेस देन 1 है, जस्ट उसके नीचे, तो मैंने इस पे ये देखा कि जो मेरा अपर सेगमेंट है इट इज़ ग्रेटर देन लोअर सेगमेंट, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। ओके, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट, जब ईडी जो है दैट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इस केस में क्या होगा कि अपर सेगमेंट तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो माई अपर सेगमेंट विल बिकम ज़ीरो, और लोअर सेगमेंट जो है मेरा सिर्फ वो रह जाएगा। और ऑन द अदर हैंड सेम अगर हम लेके चलें कि जब ईडी इक्वल्स टू ज़ीरो है इस पॉइंट पर, सो अगेन क्या होगा, यहाँ पे लोअर सेगमेंट ज़ीरो हो जाएगा और अपर सेगमेंट मेरा डिफाइन होगा। ओके, क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये जो एन पॉइंट मैंने अज्यूम किया है ये किस पे आ रहा है, एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है, और ठीक वैसे ही जो ईडी जब इक्वल्स टू इन्फिनिटी है तो जो मेरा एम पॉइंट है वो एग्जैक्टली वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दो ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, यानी दो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे एक बार अपर सेगमेंट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा एंड नेक्स्ट टाइम लोअर सेगमेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके बच्चों, सो विद दिस टॉपिक हम इसे एंड करते हैं क्लास को, और तब तक के लिए आपको सब कुछ रिवाइज करना है, ईच एंड एवरीथिंग। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके फॉर्मूले जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकली जब हम इसे प्रेजेंट करते हैं तो हमें ये चीज़ अच्छे से समझ आती है कि कौन सा कैसे किसको इंटरप्रेट करना है, राइट। सो टिल द टाइम, enjoy the day. Okay, bye bye.